तो शास्त्री जी जो है ना, ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन एक दिन जो इनका मन किया कि भाई मैं तांत्रिक लाइन में आ जाऊं। मैं फिर तांत्रिक लाइन में आते हैं तो द्वारका जी के बुलाने पे जो है शास्त्री जी जो है वो बनारस से बिहार पे पहुंचते हैं। तो दरोगा जी जो है वो अपना काम खत्म करके शाम को वहाँ पे आए इनसे मिलने के लिए। दरोगा जो थे ना वो थोड़े से परेशान दिख रहे थे। द्वारका जी ने पूछा कि दरोगा जी आप परेशान क्यों हैं? तो वो कह रहे थे कि हमें एक लाश वहाँ पे तैरती हुई मिली थी उधर। तो शास्त्री जी जो है ना वो कहते हैं कि दरोगा जी क्या मैं उस लाश को मैं एक नजर देख सकता हूँ? जाके उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा, तो क्या था कि उड़ीसा के एक शहर में एक बहुत बड़े आदमी थे, उनका एक ऑर्फनेज था। अब क्या होता है ना कि सतीश जी की अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या हुआ कि इसके बाद एक मैडम यहाँ पे जो है वो ओनर यहाँ पे बन जाती है। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे ये मैडम जो है सुशीला मैडम जो है ओनर बनती है वहाँ पे, ऑर्फनेज जो है ना उसको चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अब रात को लगभग कोई 2-3 बजे का टाइम रहा होगा, अचानक से उनमें जो छोटे बेटे जो थे ललित, तो इनकी हालत बहुत खराब थी। पहले इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उस सो कॉल्ड पापा की जब यहाँ पे उनकी एंट्री होती है सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। और सबसे मजे की बात यह है कि उनके जो छोटे बेटे जो ललित जो है ना वो एक एक्सीडेंट की वजह से वो बोलने में प्रॉब्लम उनको हो रही थी, लेकिन एक दिन जो है वो अचानक से बोल पड़ते हैं और वो क्लेम करने लगे कि मेरे अंदर मेरे पापा आते हैं। और इस तरीके से जो है वहाँ पे फैमिली वालों को उसमें ढाल लिया कि फैमिली में जो उनके जो दो सबसे छोटे उसमें बच्चे थे जो कि 13-14 साल के थे। सोचिए 13-14 साल के बच्चों से आप कैसे करवा सकते हैं? स्वागत है दोस्तों आपका एक नए हॉरर पॉडकास्ट में। जैसे कि मुझे पता है आप लोगों को भी पता है कि आप लोग हॉरर पॉडकास्ट का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। सो ज़्यादा देरी किए बिना गेस्ट का सबसे पहले वेलकम करते हैं। गेस्ट बहुत स्पेशल है, आपने इनकी स्टोरीज कई सुने होंगे आई एम श्योर। एंड बिना देरी किए मैं वेलकम करता हूँ। हाय कौशिक भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इनविटेशन पे आप आए और आज हमें शूट कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे आपका नरेशन स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। सो हमने सोचा कि यार हमारे चैनल पे नहीं है तो हमें एक लॉस जैसा फील होगा, तो हमने सोचा कि क्विकली इनको लेट्स गेट हिम ऑन द शो एंड गेट स्टार्टेड। ज़्यादा देरी किए बिना मैं आपसे पूछूंगा कौशिक भाई, आज की जो हमारी स्टोरीज रहेंगी वो कहाँ से आ रही हैं और किस तरह की स्टोरीज है? सबसे पहले तो मैं आपको 2 बार ही थैंक यू बोलना चाहूँगा। एक तो इसलिए कि आपने मुझे रीच आउट किया और दूसरे इसलिए कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मतलब कि मुझे आप बुलाए यहाँ अपने शो में। और आपके शो में आना जो है एक मतलब एक सपने जैसा ही है। अरे क्योंकि मैंने आपका शो जो है पिछले 6-7 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू और आपका बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, तो ये मुझे कहना चाहिए ये थैंक यू चीज़। सो मच। दूसरा, आपने पूछा कि कहानी कहाँ की होने वाली है जी तो ये कहानी जो है देखिए, मैंने जितने भी पीछे जो पॉडकास्ट किए होंगे हाँ जी उनमें मैंने फैमिली स्टोरीज अपनी सुनाई हुई थी। ये जो स्टोरी यहाँ पे होने वाली है ये मेरे सब्सक्राइबर्स की होने वाली है क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली सेंड की है। तो ये जो है मतलब कि स्टोरी जो है ये ज़्यादातर हमारी ईस्ट इंडिया पे जाएगी। ओके ठीक है। और कहानी जो है ये एक 70s की, दोनों 70s की कहानी है। एक उड़ीसा से और एक बिहार से है। अरे मैं उड़ीसा से भाई देव। अच्छा मजा आएगा, बहुत Please, मज़ा आएगा। हाँ। तो पहली कहानी जो है वो मैं शुरू करूँगा बिहार से। जी ठीक है। ये जो हमारे सब्सक्राइबर जो हैं इनके दादाजी के साइड की कहानी है ये। ओके तो 1970s में क्या था कि इनके दादाजी जो हैं वो बिहार के एक शहर है, शहर का नाम हम ले सकते हैं इसमें? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैंने- बहुत ज्यादा लोकल एरिया में मत घुसना, जितना ज्यादा ऊपर ऊपर से कि शहर बता दिया, बहुत लोकेलिटी नहीं बताना। अच्छा, तो मतलब कि ये मतलब कि बिहार के एक शहर की जगह है वहाँ पे। ठीक और इनका हम नाम यहाँ पे रख लेते हैं द्वारका नाथ, इनका नाम रख लेते हैं। चले। ठीक है। तो द्वारका नाथ जी क्या करते हैं कि इनके एक दोस्त होते हैं जो कि बनारस से यहाँ पे आने वाले थे बिहार के शहर में। अब ये दोस्त जो है ना ये हमारे इस कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार यहाँ पे निभाने वाले हैं। ये जो है ना ये बहुत ही पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं जो हमारे जो ये दोस्त हैं। इनका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे शास्त्री। शास्त्री हम इनका नाम रख लेते हैं यहाँ पे। तो शास्त्री जी जो है ना ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन एक दिन जो इनका मन किया कि भाई मैं तांत्रिक लाइन में आ जाऊँ मैं। फिर तांत्रिक लाइन में आते हैं एक बहुत ही अच्छे गुरु, क्योंकि उस ज़माने में, क्योंकि हम 50 साल पीछे की बात कर रहे हैं और उस ज़माने में आपको अच्छे गुरु मिल जाया करते थे। आज की तरह नहीं है कि आप अगर जाएंगे तो आप
चले ढूंढने के लिए तो आपको 100 में से 99 तो आपको वैसे ही मिल गए फेक वाले, एक शायद आपको बहुत ढूंढ के आपको कोई जेन्युइन मिल जाएगा। सही कहा आपने। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे अगर आप जाएं तो अच्छे गुरु आपको मिल जाया करते थे जो कि आपको सही रास्ता दिखाते थे। तो ये उनके उसमें आए, शागिर्दी में आए वहाँ पे, तो ये उस टाइम पे सीख ही रहे थे, तो ये स्टूडेंट थे वहाँ पे एक तरीके से ये। तो इनको कुछ गुरु मंत्र दिया हुआ था। वो गुरु मंत्र ऐसा होता था, शास्त्री जी को ऐसा मिला था गुरु मंत्र कि वो एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता था कि आप किसी भी जगह पे अगर आप जाते हैं जो मायावी हो या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ऐसी जगह हो जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी हो, जहाँ पे भूत पिशाच मिलने के चांसेस हाई हो, तो वो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उससे बचा के आपको रखे। तो द्वारका जी के बुलाने पे जो है शास्त्री जी जो हैं वो बनारस से बिहार पे पहुंचते हैं उनके वहाँ पे। तो पहुँचते पहुँचते जो है उनको थोड़ा सा शाम हो गया था। पहुँचे तो इतने में क्या था कि द्वारका जी के एक दोस्त थे वहीं के दरोगा। तो दरोगा जी जो है वो अपना काम ख़त्म करके शाम को वहाँ पे आए इनसे मिलने के लिए। कहा कि भाई बनारस से हमारे एक मित्र आ रहे हैं तो आप ज़रा उनसे भी मिल लें यहाँ पे। ऐसे ऐसे था यहाँ पे। और उनके दरोगा जी के दिल में इन सबको लेकर के बहुत ही इज्जत रहती थी, जो भी तांत्रिक लाइन में जो भी होते उनको लेके बहुत इज्जत रहती थी। तो दरोगा जो थे ना वो थोड़े से परेशान दिख रहे थे। अब इस परेशानी को नोटिस करते हुए द्वारका जी ने पूछा कि दरोगा जी आप परेशान क्यों हैं, क्या बात हुई है? तो दरोगा जी ने कहा कि यार द्वारका जी मैं एक केस है ना उसमें थोड़ा सा मैं उलझा हुआ हूँ, बहुत ही उलझन भरा केस यहाँ पे आया है। वो बताते हैं कि मैं मतलब जब से उनकी पैदाइश भी वहीं की थी दरोगा जी की, तो कहते कि मैं जब से यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, जब से यहाँ पे दरोगा बना हूँ मैं, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ पे कोई एक लाश जो है वो नदी में तैरते हुए मिल जाए यहाँ पे, कि क्राइम ही वहाँ पे इतना कम होता था। और अगर हो भी गया ज़्यादा ज़्यादा तो एक खून का कहीं होता था, लेकिन ऐसे नहीं होता था कि नदी में तैरते हुए आपको कोई लाश आपको मिल जाए। तो वो कह रहे थे कि हमें एक लाश वहाँ पे तैरती हुई मिली थी उधर, वो हमें मिली अभी कुछ दिन पहले। और उस लाश का जो है ना हम लोगों ने मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक हमें मिला नहीं है, कोई क्लेम करने अभी तक आया नहीं है। और इनिशियल जो एक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है, दो होती है, एक तो आपको इनिशियल मिलती है और एक आपकी डिटेल होती है जो थोड़ा दिन बाद आपकी आती है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट जो इसमें मिली है, इसको इसमें इसके पेट में हमें बहुत ज़्यादा शराब हमें मिली है, बहुत भारी मात्रा में हमें शराब मिली है। इतना इनके ब्लड में भी मिली हुई है, इतनी शराब इनके पेट में हमें मिली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखने वेखने में ये बड़ी मतलब कि शरीफ घराने की लगती है, बहुत अच्छे घर की कोई होगी ऐसी हमें लगती है। अब अच्छे घर की औरत उस ज़माने में शराब पिए, उसकी बॉडी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी बिहार जैसे स्टेट के लिए। तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा अभी कंफ्यूज थे, थोड़ा सा परेशान भी थे। तो शास्त्री जी जो है ना वो कहते हैं कि दरोगा जी क्या मैं उस लाश को मैं एक नज़र देख सकता हूँ? तो थोड़ा कहा कि चलो ठीक है आप देख सकते हैं, आप अगले सुबह जो है आप थाने आ जाइए। अब थाने इसलिए मैंने बोला क्योंकि उस ज़माने में ना मॉर्चुरी मेन सिटी में होती थी। जैसे कि आपको मॉर्चुरी के लिए आपको कहीं पे किसी बड़े शहर में आपको जाना पड़ेगा, और जिस जगह की मैं बता रहा हूँ वो जगह कोई इतना बड़ा कोई शहर था नहीं वो जी। तो इसलिए क्या करते थे ये लोग कि लाश को ये लोग थाने में रख दिया करते थे, 2-3 दिन ज़्यादा रखते थे, उसके बाद इस लाश को उनको डिस्पोज करना होता था। मतलब जो भी इनका जो आखिरी क्रिया जो होती है वो इनको करना होता था। क्यों? क्योंकि लाश सड़ने लग जाए ना तो उसमें क्या होता है कि आपका काफ़ी गंदगी मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा उसका भी ख्याल रखना था। तो इन्होंने कहा कि वैसे भी कल हम इस लाश का जो है यहाँ पे हम उसका क्रियाक्रम हम कर देंगे, तो कल आप आके एक बार एक नज़र आप देख लीजिए। तो गए वो अगली सुबह वहाँ पे जाके उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि लड़की जो थी वो बहुत मतलब वाकई शरीफ घराने की थी। उसकी शक्ल को उन्होंने देखी थी तो पूरा शक्ल उनका एकदम सफ़ेद होके रखा हुआ था। और इन्होंने ना इनके गले की तरफ में इन्होंने थोड़ा सा एक वो देखा, एक निशान यहाँ पे हो रखा है। तो जैसे कि गला घोटते हैं जब तो होता है ना कि ये थंब इंप्रेशन वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे आ जाता है। स्ट्रैंगुलेशन का जो मार्क होता है वो बहुत मतलब विजिबल था वहाँ पे। तो इतना तो देख के उनको लग गया कि हाँ ठीक है, गला दबाने से तो इसकी हत्या तो हुई है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ हत्या का मामला मुझे नहीं लगता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे। उनको कुछ सस्पिशियस लगा, उनको थोड़ा सा सस्पिशियस काफ़ी लगा उनको। तो इसी सोच विचार में वो वहाँ से थाने से घर वापस आते हैं। घर मतलब कि द्वारका जी के घर में वो वापस आते हैं। अब घर आके थोड़ा नहाते वहाते अपना दोबारा, और एकदम
शांत बैठ जाते हैं और अचानक से द्वारका जी से पूछते हैं कि द्वारका जी यहाँ आसपास कोई काली माँ का, दुर्गा माँ का मंदिर है कहीं पे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ से कुछ थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, कुछ किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई लगभग 3-4-5 किलोमीटर जो है आगे नदी के पास में ही, थोड़ा ऊंचाई में पहाड़ी में एक मंदिर है वहाँ पे। और उस मंदिर में वो काली माँ की मंदिर है और वहाँ पे ना अष्ट धातु की एक काली माँ की मूर्ति वहाँ पे है। तो आप वहाँ पे जाए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वो भी समझ ही गए थे कि काफ़ी मतलब कि डेड बॉडी देख के हैं तो थोड़ा होता है ना, माइंड थोड़ा विचलित हो जाता है। बिल्कुल। ये चीज़ उनके साथ थी। तो उन्होंने इस सोच के साथ उनको उस मंदिर का रास्ता उनको बताया था। तो ये उसी शाम जो है निकल जाते हैं। अब इनको ये भी कहा था द्वारका जी ने कि आप वहाँ पे जाना तो आप जल्दी वापस भी आ जाना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देरी करेंगे ना तो अंधेरा होती क्या होता है कि वहाँ पे जंगली जानवर निकल के आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और द्वारका जी के पास टाइम था नहीं, क्योंकि वो कहीं उनको किसी काम से जाना था, नहीं तो वो भी साथ हो लेते वहाँ पे। अच्छा। तो ये अकेले वहाँ पे चले गए। तो गए तो जाते जाते क्या हो गया कि सनसेट हो गई थी, काफ़ी अंधेरा भी हो गया था वहाँ पे। तो ये वहाँ पे पहुँच गए मंदिर पे। अब पहुँचे, अच्छा रास्ता जो था ना मंदिर का काफ़ी दुर्लभ किस्म का था, काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता था वहाँ पे। अच्छा, सही रोड नहीं था, अच्छा नहीं। हाँ, रोड अच्छा था नहीं, बहुत ही कच्चा रास्ता जिसे कहते ना, वो था। अब क्या होता है कि वो मौसम बारिश वाला था नहीं, अचानक से ऐसी बारिश आती है, मूसलाधार बारिश जिसे कहते ना, वो आ गई वहाँ पे। और इसकी वजह से क्या था कि जो शास्त्री जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो अब वापस तो जा नहीं सकता, एक तो बारिश हो रही है और दूसरा अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ पे जो है अगर मैं गया तो भाई यहाँ पे जंगली जानवर निकल के आ सकते हैं, भाई मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं जी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं मंदिर में ही स्टे कर लेता हूँ और अगले सुबह जब वापस चले जाऊँगा मैं। अगली सुबह जो है शास्त्री जी वापस आते हैं, वापस आके द्वारका जी से जब मिलते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान नज़र आते हैं वो। अच्छा। अब आप सोचिए कि मंदिर आप गए हैं तो आप क्या सोच के आप वापस आएंगे कि भाई बंदा अगर आएगा तो बहुत ही रिलैक्स होके आएगा, हाँ, शांत होगा, उसका पीसफुल होगा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो वापस आए तो आते के साथ उन्होंने पूछा कि दरोगा जी से मिलना है अर्जेंट। तो द्वारका जी बोले कि भाई दरोगा जी से आपको क्या काम आ गया अभी? कहा कि नहीं मुझे मिलना है, मिलाओ मुझे उनसे। और ठीक है अभी हम चलते हैं, थाने चलते हैं। तो गए दरोगा जी से, जाके मिले वहाँ पे। तो पूछा कि दरोगा जी आप एक बात बताएं, वो जो लड़की जो थी उसका आपको कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मिला नहीं ना कि कौन थी क्या थी ऐसा कुछ आपको? कहा कि नहीं नहीं। केस आपका अभी कोई प्रोग्रेस भी किया नहीं? कहा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं किया यहाँ पे। तो कहा कि दरोगा जी एक बात बताइए, एक गांव का नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे, नाम रख लेते हैं सीमापुरी, नाम रख लेते हैं उसका। तो कहा कि क्या आपके थाना क्षेत्र में सीमापुरी नाम का गांव आता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आता है। तो कहा कि अच्छा वहां पे कोई महेश नाम का बंदा रहता है क्या? आप जरा पता करिए, महेश नाम का बंदा पता करिए। और ये भी पता करें आप कि क्या उनके घर से कोई औरत कुछ दिनों पहले गायब हुई थी, ये भी आप पता करिए। कि ठीक है पता करता हूँ मैं। अब दरोगा जी जो थे वो तो उन्होंने ज़्यादा पूछा पाछा नहीं कि क्यों ये पूछा, सोच तो ज़रूर रहे थे कि भाई ये इतना सब भी क्यों पूछ रहे हैं वहाँ पे, एक गांव का नाम, बंदे का नाम, फैमिली का नाम, ये सब क्यों पूछ रहे हैं वहाँ पे। खैर उन्होंने ज़्यादा देरी करी नहीं और वो चले गए उस गाँव में। तो पहले वहाँ पे गए तो गाँव में जाकर उन्होंने पूछा कि भाई महेश वेश कौन है यहाँ पे। तो जो घर का जो उन्होंने मतलब बताया कि भाई ये महेश का घर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके इनसे मिल लीजिए। गए वहाँ पे तो देखा वाकई वहाँ पे कोई महेश नाम का बंदा उधर है। और जब उनसे पूछा पाछा तो उनके घर का जो मैं आपको बताता हूँ, महेश के घर का, महेश के घर वाले जो थे ना मतलब बड़े खुश नज़र आ रहे थे। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर की कोई औरत कुछ दिनों से लापता है, गायब है, तो आपके घर में माहौल क्या होगा? वही टेंस्ड माहौल, हर कोई सोच में विचार में पड़ा हुआ है, कहाँ गई क्या गई, मतलब टेंशन का माहौल पूरा। महेश के घर में हालात इसके बिल्कुल उलट थे। खुश थे सब लोग, खुश थे और कह रहे थे कि भाई हमें तो छुटकारा मिल गया उससे, हमें छुटकारा मिल गया। और वो क्या कर रहे थे कि वो लोग जो है ना महेश की दूसरी शादी का ख्याल वो रख रहे थे वहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे इसकी दूसरी शादी यहाँ पे कराएंगे। और इन्होंने, अच्छा एक कमाल की बात और थी कि इन्होंने ना उस औरत की कोई मिसिंग पर्सन कंप्लेंट जो होती है वो इन्होंने दर्ज कराई नहीं वहाँ पे कि भाई गुमशुदा है ऐसा है, वो तक भी इन्होंने नहीं कराई। तो दो चीज़ तो कंफर्म हो गई कि सीमापुरी गांव में एक महेश नाम का बंदा रहता है और जो औरत जो है
वो उसी घर में वो रहती है वहाँ पे, और वो गुमशुदा है वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये शास्त्री जी से मिलने आते हैं, कहते हैं कि शास्त्री जी आपने तो बिल्कुल सही बात बोली है। मतलब मैं तो इतना तो मैं जानता नहीं, तो कम से कम इतना तो पता चल गया ना कि भाई औरत कौन है क्या है। जी। अच्छा, औरत का जो नाम था ना वो था शीतल देवी, उसका नाम था, हम्म, औरत का नाम शीतल देवी था। तो कहा कि चलो हमें इतना तो पता चला कि औरत कौन थी, कहाँ रहती थी, हम्म, इसके घर वाले कौन थे, हमें ये तो पता चल गया है। लेकिन अब हमें जो है ना 2 चीज़ें पता करनी है कि मर्डर कौन है हम्म, और मोटिव क्या था। ये 2 चीज़ हमें यहाँ पे पता करनी होगी। जी। तो कहा कि आप ये पता करना चाहते हैं ना, शास्त्री जी बोले कि आप ये पता करना चाहते हैं ना। कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ये पता लग गया तो ये इस गांव का अगर ये ऐसा केस, ऐसा दुर्लभ केस अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो फिर वहाँ पे मेरी बहुत वाहवाही हो जाएगी हेडक्वार्टर्स में, हम्म, मेरा नाम काफ़ी चल सकता है, मेरा प्रमोशन हो सकता है आगे चल के, है ना। तो कहा कि ठीक है, आप जो है ना ईस्ट यूपी में एक जगह है, शक्तिपीठ है वो, शक्तिपीठ है वो, हम्म। अब वहाँ पे चलिए, आपका कातिल वहीं आपको मिलेगा। कहा कि ठीक है चलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपनी टीम उठाई, शास्त्री जी हम्म, और द्वारका जी, ये लोग जो हैं दरोगा के साथ चल पड़े वहाँ पे ईस्ट यूपी में, उस शक्तिपीठ में वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचते पहुँचते उनको थोड़ा वहाँ पे टाइम हो गया था, तो उन्होंने स्टे किया, और अगले दिन जो है वहाँ का जो मुख्य मंदिर जो था वहाँ पे, उनके पंडित जी से वहाँ पे मिले, अपना आई कार्ड दिखाया, बोले कि हम पुलिस से हैं, ऐसे ऐसे हम आए हैं, एक केस की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, तो आपके हम पुरोहित जी से मिलना चाहते हैं। जी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ज़रा वहाँ बाहर वेट कीजिए, अभी पुरोहित जी को मैं बुलाता हूँ फटाफट। आए वहाँ पे पुरोहित जी, पूछे कि हाँ जी बताइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो कहा कि आपके शहर में हम्म, यहाँ पे कोई एक तांत्रिक और उसके साथ में कोई भैरवी यहाँ पे आई है क्या, तांत्रिक और भैरवी, ठीक है। तो कहा कि ये ज़रा आप पता करवा दीजिए। कहा कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते भी हैं, थोड़ा सा हमें पता करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ हुए तो यकीनन आपको जो है हम उनका पता बता देंगे, तो आप मुझे थोड़े कुछ टाइम के मुझे मोहलत दे दीजिए। तो कहा कि ठीक है, हम अभी 2-3 घंटे में अभी हम वापस आते हैं, आप इतने में ढूंढ लीजिए। ठीक है, 2-3 घंटे बाद वापस आते हैं और बोलते हैं कि आपने जो तांत्रिक और भैरवी और जो आपने हुलिया वगैरह, क्योंकि हुलिया के साथ उनको बताया था कि ऐसा ऐसा हुलिया यहाँ पे होगा, और हुलिया भी जो है वो शास्त्री जी ने ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा उनका हुलिया होगा यहाँ पे। अब जो हुलिया था उसके हिसाब से इनको पता लगे कि हाँ ऐसा ऐसा कोई एक तांत्रिक और भैरवी जो है वो यहाँ पे कहीं रहते हैं। तो उनका पता बता दिया, लोकेशन पता लग गई, गए वहाँ पे जाके धर दबोचा उनको और ले आए इनको बिहार, अपने गाँव में लेकर के आ गए, मतलब शहर में लेकर के आ गए, वहाँ पे लाए। अब वहाँ पे क्या था कि भाई इनको रिमांड में रखा, तांत्रिक को पकड़ा यहाँ पे और खूब उसको मारना पीटना चालू कर दिया। वहाँ पे जो होता है पुलिस, जो तरीका रहता है उनका, पुलिस का तौर तरीका, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये काम भैरवी के सामने किया। अब भैरवी जो है उसको देख के उसके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई वहाँ पे कि भाई इसको तो इतना बुरा, इसको तो बहुत भर भर के मार रहे हैं इसको तो। अब इससे बोला कि भाई तू बता दे, कबूल कर ले कि तूने यहाँ पे किया, ऐसा सच बता दे क्या क्या हुआ था। आखिर में आके इसने कबूल कर लिया, इसने बोला कि हाँ जी, उस औरत को, शीतल देवी को मैंने ही मारा था, शीतल देवी को मैंने ही मारा था यहाँ पे। और भैरवी जो थी ना, उसको बोला कि देख भाई, इसने तो अपना जुर्म यहाँ पे कबूल कर लिया है, तो अब या तो तू हमारी सरकारी गवाह बन जा, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे ना, केस ऐसा बना देंगे कि भाई तू जो है इस पूरे क्राइम में तू भी वहाँ पे इन्वॉल्व थी, और तू, तेरा भी इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे, मतलब उसी को फंसाने का, और तुझे भी फंसा देंगे यहाँ पे। हाँ। तो उनको एक गवाह भी तो चाहिए ना, सरकारी गवाह। तो कहा कि ठीक है, मैं आपके सरकारी गवाह यहाँ पे बन जाऊंगी। आगे जाके ट्रायल में वो जाता है और इतना तो पता चल जाता है कि भाई अभी तो जुर्म यहाँ पे साबित हो चुका है, सरकारी गवाह हमारे पास है, तो इसको उम्र कैद से नीचे तो कुछ होगा नहीं, इसको ये तो डन हो गया था, यानी कि केस तो यहाँ पे सॉल्व हो गया था। अब केस जब सॉल्व हुआ तो दरोगा जो थे ना, उनको मची खुजली कि यार शास्त्री जी ने 48 घंटे के अंदर अंदर मेरे केस सॉल्व करवा दिए, जो कि मैं 3-4 दिन से लगा हुआ था इसके पीछे, ये करा कैसे यहाँ पे। तो शास्त्री जी से मिलते हैं, ये द्वारका जी भी वहाँ पे होते हैं, शास्त्री जी भी वहाँ पे होते हैं, मिलते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि शास्त्री जी जरा आप मुझे ना, हाथ जोड़ के बोला कि शास्त्री जी आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला कि ये तांत्रिक ऐसा है और इसके साथ भैरवी भी हो, क्योंकि भैरवी का तो आपने भी मुझे नहीं बताया था, आपने भी वहाँ पे मुझे, जब हम शक्तिपीठ पहुंचे थे तब आपने मुझे बताया, तो आपको पता कैसे चला कि यही खूनी होगा और वहीं पे जाके मिलेगा। तब इन्होंने पूरी बात बताई। अब यहाँ पे सस्पेंस खुलने का वक्त आ गया है जी।
तो मैंने आपको बताया था ना कि शास्त्री जी जो है वो मंदिर गए थे, हाँ। काली माँ के मंदिर में गए थे। अब काली माँ के मंदिर में गए थे, वहां पे बारिश हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं पे स्टे कर लेता हूँ। जब वहां पे स्टे करने का इन्होंने इरादा बनाया ना, तो बिजली कड़की एकदम से। बिजली कड़की तो इन्होंने देखा कि वहां पे कोई एक औरत है जो बैठी हुई है। मैंने कहा कि भाई औरत यहाँ पे अकेली इधर क्या कर रही है जी। कोई वक्त तो है नहीं यहाँ पे, इतने अंधेरे में यहाँ पे मंदिर में भी रहना इतना तो ठीक नहीं है यहाँ पे। दोबारा जब बिजली कड़की तो शास्त्री जी ने उस औरत की शक्ल देखी, और वो शक्ल और कोई नहीं, शीतल देवी की थी। ओह। और उन्होंने कहा कि वो सोचने लग गए कि यार ये शीतल देवी ये तो मर चुकी है, यहाँ पे क्या कर रही है ये। तो उनको पता तो चल गया था कि भाई ये कोई जिंदा औरत तो है नहीं, ये तो मुर्दा है, ये कोई आत्मा है यहाँ पे। तो और उनके पास तो प्रोटेक्शन लेयर तो था ही वहां पे। तो वहां पे गए उसके पास में और जाके बोला, पूछा उससे कि शीतल जी आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या हुआ था आपके साथ। दरगो जी भी आपके केस को लेकर बहुत परेशान हैं, और आप भी विजिबली जो है काफ़ी मतलब परेशान दिख रही हैं। आपके साथ यकीनन कुछ गलत हुआ है, मुझे लग रहा था, मैं इसलिए यहाँ मंदिर में आया हुआ था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस मंदिर में ही मुझे यहाँ पे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तब शीतल देवी ने अपनी सारी कहानी वहाँ पे बताई। अब यहाँ से कहानी जो है मोड़ लेती है शीतल देवी के बैकग्राउंड पे, कि कैसे कैसे वो उस मंदिर तक आई, क्या क्या उनके साथ वहाँ पे, वो सारी बातें यहाँ पे आएंगी। तो शीतल देवी जो है ना, ये सीमापुरी में इनकी शादी वहाँ पे हुई थी, काफ़ी बचपन में, कुछ ज़माने में बचपन में शादी हो जाया करती थी। इनकी शादी को 10 साल हो गए थे और इनको कोई बच्चा नहीं था। और इस वजह से क्या था कि इनको बाँच बाँच करके जो है इनके सास ससुर, गांव वाले, आस पड़ोस के लोग इसको ताने देते थे, और ये तानों से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन क्या होता है कि दशहरा का दिन होता है, तो वहाँ पे इनके गाँव में एक मेला लगा हुआ था। तो मेले में ये गई थी वहाँ पे, इसके साथ में इसकी एक सहेली भी थी जिसका नाम था शांति देवी। अच्छा। ठीक है, तो शीतल और शांति देवी, हाँ, शीतल और शांति ये लोग वहां पे चले गए। ठीक है, अब मेले में लोग घूम रहे थे वहां पे, तभी क्या होता है कि इनकी नजर पड़ गई थी, शीतल की जो है नजर वहां पे पड़ गई थी कि यहाँ पे एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए हैं। तो उसको माइंड में आया कि अरे बाबा जो है ना, ये मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे इनसे एक बार मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, इनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, ये शायद मेरी हेल्प कर सकते हैं। गए, जाके पाँव छुए उनके, और बताया कि बाबा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बच्चा हो नहीं रहा है, यहाँ पे सभी मुझे ताना वाना देते रहते हैं। तो कहा कि बेटी तुम फिक्र मत करो, आज से 20 दिन बाद जब दिवाली होगी, अमावस्या की रात, तुम मेरे वहाँ जो मंदिर जो है काली माँ का मंदिर, वही मंदिर जहाँ पे मिले थे ना ये, उसी काली मंदिर में तुम आना, और कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो तुम्हें जब आना होगा तो तुम लाल जोड़े में आओगी, और तुम्हारे हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ तुमने पहनी रखी हो, तो पूरा एकदम श्रृंगार के साथ तुम्हें वहां पे आना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम इसके बारे में किसी को बताओगी नहीं, और किसी को लेकर के आओगे भी नहीं। और तीसरी चीज कि तीसरी चीज तुम्हारी हो जाएगी कि भाई तुम्हें आना है सनसेट के बाद, शाम को आना है, अंधेरा होने के बाद, मतलब अंधेरा जैसे हो जाएगा ना, तब तुम्हें वहां पे आना होगा। ठीक है बाबा मैं आ जाऊंगी, इतना बोल के चली जाती है। अब 20 दिन खत्म होते हैं और आता है दिवाली की शाम, वो आती है। अब शीतल जो है ना, वो थोड़ा सोच रही होती है कि भाई मैं यहाँ पे अकेले कैसे जाऊँ, मैं यहाँ पे, मतलब मुझे तो जाने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक तो ये मुझे शाम के टाइम पे वहाँ पे बुला रहे हैं, और रास्ता भी जैसे मैंने आपको बताया था कि रास्ता भी ऐसा है कि बहुत ही मतलब खतरनाक सा रास्ता है, और थोड़ा मतलब कि अच्छा रास्ता नहीं है वहाँ पे, बहुत ही कच्चा पक्का रास्ता वहाँ पे है। तो कैसे जाऊँ वहाँ पे मैं। तो वो सविता को कहती है कि सविता तू भी मेरे साथ चल देना। तो सविता ने बोला कि भाई तुम्हें तो मना किया है वहाँ पे, कि भाई तुम्हें तो अकेले जाने का किया, मुझे डर लग रहा है यार, उन्होंने टाइम पे तो ऐसे रखा है ना। तो कहा कि चलो ठीक है, चल दी तुम्हें तुम्हारे साथ। तो कहा कि ठीक है तुम चल दो मेरे साथ, बस मंदिर के अंदर मत जाना, बाहर ही बाहर तुम रहना। ठीक है, चलते हैं वहाँ पे। मंदिर पहुँच गए। अब मंदिर पहुँचने के बाद क्या होता है ना कि वहाँ पे देखते हैं कि वो जो बाबा हैं वो वहाँ पे ध्यान में है अपने, तो उनका जैसे अपना पूरा सब हो जाता है वहाँ पे। करने के बाद ये कहते कि आओ बेटी आओ, वो माइंड नहीं करते कि शांति देवी वहाँ पे आई है, वो कहते कि कोई बात नहीं ठीक है, मतलब सविता भी वहाँ पे आई है, कहते कि कोई बात नहीं आई, कोई बात नहीं, माइंड नहीं करा उन्होंने। शीतल जो है मतलब उसको बुलाते हैं कि भाई आओ तुम यहाँ पे बैठो अभी, और क्या कहते हैं कि भाई चलो अभी मंदिर में अभी हम चलते हैं, और जाके अपना वहाँ पे हम आगे का जो क्रिया होता है हम करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया था, पहले से ही अपना मतलब तांत्रिक जो थे उन्होंने पहले से ही अपना जो हवन का जो सारा कुछ होता है सामग्री वगैरह सब कुछ उन्होंने तैयार कर रखा हुआ था वहाँ पे, जो भी अपना पूजा का सब सेटअप होता है उन्होंने तैयार रखा था। और उसकी जो सहेली थी उसको बोला कि भाई तुम यहाँ पे बाहर वेट करो। ठीक है,
दरवाज़ा इन्होंने मंदिर का बंद कर दिया, और यहाँ पे जैसे कि इधर एक साइड में तांत्रिक जी बैठ गए और दूसरे साइड में वहाँ पे शीतल बैठ गई उधर, ठीक है। अब वहाँ पे अपने पूजा कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो ह्यूमन स्कल होता है जी। उसका उन्होंने टॉप का पार्ट हटा के रखा था, तो वो ऐसा था जैसे कि उसमें एक कटोरी नुमा एक शेप वहाँ पे बन रखा था, तो उस पर उन्होंने शराब डाली थी और शराब डाल के जो है उसको दिया था कि ले बच्ची पी ले इसको। अब एक तो क्या है ना कि औरत को एक तो ह्यूमन स्कल देख के वैसे थोड़ा सा डर लग गया वहाँ पे, जनरली डर लगता है उनको, और दूसरा उसमें शराब भी थी, वो पी नहीं सकते। और कितना मतलब उनको थोड़ा सोच के भी बड़ा घिन सा लगता है कि यार ह्यूमन स्कल में तुमने शराब वहाँ पे डाल के दी हुई है, तो थोड़ा अजीब सा लग जाता है कि मैं नहीं पीऊँगी, मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन पी ले इसको। तो ऐसे थोड़ा उसको थोड़ा डरा के उसको बोला, तब भी नहीं पी रही थी। तो उठ के आते हैं और आके जो है उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे पिला देते हैं वहाँ पे, और ऐसा कम से कम 4-5 बार ही चलता रहता है। अब जब ये हो गया और देख ले कि अब ये नशे में है यहाँ पे, तो इसके बाद जो है वो तांत्रिक उठता है और उसके साथ गलत वहाँ पे करता है, फिजिकली वहाँ पे गलत उससे करता है। अब जब ये हो रहा था ना, जब ये गलत उसके साथ कर रहा होता है, तो ये चीज़ उसकी सहेली ने ना बाहर से देख लिया था, क्योंकि सहेली जी तो सोच रही है कि काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पे, ये लोग अभी आ क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने क्या किया कि मंदिर का जो दरवाजा का जो की होल होता है, वो की होल में से उसने देखा, तो देखा कि यार ये तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो अब वो देख कितना शौक हो गई, वो देख कर के वो बेहोश हो गई वहाँ पे। अच्छा, तांत्रिक जो है जब शीतल के साथ जब उसने दुष्कर्म जो करा, उसके बाद जब वो हो गया वहाँ से फ्री, तो उसके बाद उसने कहा कि भाई अगर मैं इसको जिंदा छोड़ दूंगा मेरे तो ये मेरे भी बात आ जाएगी, तो जाके सबको बता देगी, तो मेरा भांडा फूट जाएगा यहाँ पे। तो उसने क्या करा, अब वैसे तो वो तो एकदम ही पूरा निढाल तो पड़ी थी वहाँ पे, जी जी। तो उसका वहाँ पे उसने गला वहाँ पे दबा दिया, और वो वैसे भी स्ट्रगल कर नहीं सकती थी वहाँ पे। तो पूरा गला दबाने के बाद जब देख ले कि हाँ भी ये मर चुकी है यहाँ पे, तो उसकी बॉडी को खींच के फिर वो जो मंदिर की जो है ना पहाड़ी, वहाँ से उसको फेंक देते नदी में। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे कत्ल हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है तांत्रिक मुड़ता है बाहर की तरफ, कह के भाई इसका इसका भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तो जाता है उसकी सहेली के पास, तो बोलता है कि उसको उठाता है वहाँ पे, थोड़ा पानी वानी मार के उसको होश में लाता है। पूछते कि भाई तुमने मेरी सहेली के साथ तुमने क्या किया यहाँ पे। कहा कि कुछ नहीं, वो क्रिया का हिस्सा था, तुम डरो मत। और पूछे कि भाई मेरी सहेली कहाँ पर है, शीतल कहाँ पर है। तो बोले शीतल तो जा चुकी है, उसको मैंने घर भेज दिया था, उसको मैंने कहा था कि सीधा तुमने अब इसके बाद घर जाना है। तो देखो वो तो चली गई अपने घर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ईस्ट यूपी में, और वहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें भैरवी बनाऊंगा अपनी। अब भैरवी क्या है ना कि जैसे कि तांत्रिक का कोई भी क्रिया रहता है ना, तो इसमें भैरवी की जरूरत होती है। और कहा कि भाई मैं तुम्हें जो है ना बहुत सारी पावर्स तुम्हें दूंगा, तो उसको लालच देने लगा वहाँ पे जी। कि मैं तुम्हें यहाँ पे पावर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तुम बहुत मतलब आगे जाओगी। अब कहा कि भाई मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँगा गाँव छोड़ के। लेकिन अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो यहाँ पे, भाई तुम्हारे गांव में तुम एक बाप है, तुम्हारे तो सास ससुर तो है नहीं तुम्हारे जी। और तुम्हारे जो हस्बैंड है वो भी सालों साल जो है वो आता नहीं है, बाहर रहता है कहीं पे काम की वजह से, बहुत सालों में जाके एक बार ही आता है। तो तुम वैसे ही अकेली हो, क्यों फिर घबरा रही हो। कहे ठीक है भाई अगर ऐसा तो मैं चल रही हूँ फिर तुम्हारे साथ। तो वो चली गई वहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है ना कि जब ये ट्रायल सारा कुछ हो रहा था ना, तो उसमें इसने बताया भी था, या शीतल उसमें जो क्या नाम है शांति जो थी, शांति ने बताया भी था कि ये जो था ना, जब मैं वहाँ पहुँचे एसटीओपी में, तो मुझे पता लग गया कि भाई ये तो ढोंगी है यहाँ पे, इसको कुछ आता जाता है नहीं, और ये मेरा भी वहाँ पे फ़ायदा उठाता रहता था वहाँ पे। उठाता रहता था, हाँ, उसको लालच देता रहता था कि भाई मैं तुझे भैरवी बनाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन इसने कुछ करा नहीं वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये केस यहाँ से सॉल्व होता है। बाद में समझ आया या फिर उस वक्त जब वो चल रही थी चीज़ उसके साथ फ़ायदा उठाने वाली? शांति को बाद में समझ में आता है, जब उसका फ़ायदा उठाया गया ना वहाँ पे, तब जाके उसको समझ में आता है कि भाई ये जो है मैं तो यहाँ पे फंस चुकी हूँ। अब वो जा भी नहीं सकती थी ऐसे वापस, क्योंकि उस ज़माने में औरतें अगर ऐसे बाहर निकल जाए ना वहाँ पे, तो बड़े उन पर सवाल उठ जाते हैं। तो इस वजह से क्या था कि वो वहाँ पे फंस चुकी थी, यानी कि या तो वो मतलब उसका वही था ना कि भाई आगे कुआं, मतलब आगे खाई पीछे कुआं वाला, वो वाला सीन इसके साथ हो गया था। तो कहा कि भाई अब तो मैं ऐसे तो फंस चुकी है यहाँ पे, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए तो जो भैरवी जो थी ना, वो भैरवी और कोई नहीं, वो यहाँ पे शांति को ही बनाया गया था। एक तरीके से उसका एलाबाई हो जाता है ना वहाँ पे कि भाई इसने तो देख लिया यहाँ पे, इसको शक हो गया होगा वहाँ पे, तो इसको तो मुझे लेके जाना पड़ेगा ना कहीं पे, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका, भाई क्राइम तो जो करना है कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, इसको मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा। अब गाँव की औरत थी तो बहला फुसला के लेके जाना उसके लिए काफ़ी आसान काम था,
इसलिए पता ये लगा कि उस बाबा ने ऐसे बहुत सारे कांड उसने पीछे भी किए हुए थे अलग अलग जगहों पे, तो बड़ा भारी चार्ज उस पर लग गया। तो इस तरीके से केस यहाँ पे समाप्त हो गया। कौशिक जी, बड़ा घुमावदार केस था और कुछ सीखने को भी मिलता है कि ऐसे ही किसी भी बाबा पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स देखकर सुनकर समझकर आपको फैसला लेना चाहिए। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में एक शायद एस्ट्रोलॉजर है, वो वायरल हो रहा है कि वो अच्छी अच्छी सोसाइटी के विमेन को उनको बहला फुसला कर उनके साथ फिजिकल होते थे। उनकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस हद तक वो मैनिपुलेट कर लेते थे कि अच्छे सोसाइटी के मतलब पढ़े लिखे औरतें वो इस हद तक इस कदर मैनिपुलेट हो जाती थी कि अपना जिस्म दे देती थी। मैंने ये कहानी इसलिए भी चूज़ की जो आप मुझे बता रहे हैं, ये किस्सा, ये बिल्कुल आप सही बात ये कह रहे हैं। और आप कोई सा भी साल उठा के देख लीजिए, बीते कुछ सालों में जो है हम इस तरह के बहुत सारे बाबा हमें देखने को मिले हैं जो कि अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी दुख दुविधा जितनी भी हम दूर कर देंगे, लेकिन असल में वो आपका फ़ायदा उठाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसलिए मुझे ये कहानी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे लगा कि नहीं, ये कहानी जो है मुझे सुनाना चाहिए ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि आप अंधा किसी पे भरोसा ना करें। ठीक है, मुसीबत सबके साथ आती है, सब पे आती है, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आप किसी पे भी भरोसा कर लें। बिल्कुल मैं भरोसा करने से भी नहीं रोक रहा हूँ, हाँ, आप करें, बिल्कुल समझ करें, लेकिन सोच समझ के करें। हाँ। अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। कहानी भी इंटरेस्टिंग थी कि किस तरह से जिसकी मौत हो गई है वो आती है फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। कौशिक जी, अगली जो स्टोरी है वो कहाँ से आ रही है और किस तरह की है? अगली जो स्टोरी है वो भी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है हमें, जी। और ये जो कहानी है ये उड़ीसा की है। ओके, मैं उड़ीसा से इस गाने को बताया स्टार्टिंग में। यस। तो उड़ीसा की हम लोगों ने कहानी बहुत ज़्यादा सुनी नहीं है, जी। और आई थिंक ये कहानी जो है व्यूअर्स को काफ़ी पसंद भी आएगी। तो कहानी जो है ये भी 70s की ही है, और ये जो है हमारे सब्सक्राइबर के जो मतलब एक नाना ही लगते हैं उनके, उनकी ये कहानी है। ये तो क्या था कि उड़ीसा के एक शहर में एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े मतलब इन द सेंस कि थोड़ा मतलब पैसे से साउंड थे वो, जैसे कि उनका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे सतीश, रख देते हैं यहाँ पे नाम जी। तो सतीश जी जो थे ना, उनका एक ऑर्फनेज था, अनाथालय। ठीक है, और बहुत मतलब दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ कि ऑर्फनेज खोलने का रीज़न क्या रहा है यहाँ पे। एक्चुअली क्या था ना कि इनकी इनकी जो बीवी हैं और इनके 2 बच्चे थे, वो किसी एक्सीडेंट में जो है ना उनकी डेथ हो गई थी। और उस एक्सीडेंट में ये भी थे, बट इनको थोड़ा सा कम चोट इनको आया था, लेकिन वो जो थे वो डेथ उनकी हो गई थी वहाँ पे। उससे बहुत ज़्यादा ये टूट गए थे, और इनको मतलब ऐसे हो गया था कि इनकी, अच्छा इनके ना बेबी बच्चे के अलावा दुनिया में और कोई था नहीं। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब अनाथ ही हो गए थे एक तरीके से। तो ये तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मर गए हैं, मुझे इस बात का गम जरूर है, लेकिन ये जो प्यार है, ये जो अपनापन है, ये मैं दूसरे बच्चों को मैं दिखाऊंगा। जिनको दुनिया प्यार नहीं देती है, धुतकारती है, मैं उनको ये प्यार दूंगा। इसी वजह से क्या हुआ कि इनके पास जो भी पैसा वैसा जो भी था, ज़मीन वगैरह, वो बेच बाच के इन्होंने एक अच्छा खासा एक ऑर्फनेज वहाँ पे उन्होंने खोल लिया। और धीरे धीरे जो है वहाँ पे स्टाफे रिक्रूट करते गए, वहाँ पे उनका खाना पीना, राशन, कपड़े लत्ते वगैरह, किताबें, सब कुछ उन्होंने वहाँ पे परचेज करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे करके वहाँ पे बच्चे और आते गए आते गए आते गए, ये सब कुछ चीज़ें चलती रही, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको मेंटेन भी किया हुआ था। जी। अब क्या होता है ना कि सतीश जी की अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। डेथ जो है वो काफ़ी एक नॉर्मल थी, कोई अननेचुरल डेथ नहीं थी उनकी। डेथ होने के बाद अच्छा उन्होंने क्या किया था ना कि उन्हें एक सिस्टम बना के रखा था कि इन केस अगर कल को जो है मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बाद आके कौन होगा, या और उनकी भी अगर डेथ होगी तो उनके बाद कौन होगा, ये उन्होंने सिस्टम बना के रखा हुआ था। इन केस मतलब कि अगर कुछ भी होता है तो उनके जाने के बाद किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपस में लोग झगड़े ना कि भाई अब यहाँ पे कौन यहाँ पे बैठेगा, अब इसका ओनर यहाँ पे कौन होगा, इस तरीके से इन्होंने रखा हुआ था। अब क्या हुआ कि इसके बाद एक मैडम यहाँ पे जो है वो ओनर यहाँ पे बन जाती हैं। उन मैडम का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं सुशीला, हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो सुशीला जी जो हैं वो वहाँ पे ओनर बन जाती हैं। अच्छा, ये जो हमारे सब्सक्राइबर जो है ना, उनके जो ये नाना है वो उस स्टाफ के मेंबर थे वो। तो ये कहानी जो थी पूरी उनके सामने वहाँ पे हुई थी, और उन्होंने इनको बताया, और यहाँ से मुझ तक ये कहानी पहुँची है। जी। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे ये मैडम जो है, सुशीला मैडम जो है, जैसे वो चेयरमैन बनती है वहाँ पे, ओनर बनती है वहाँ पे, तो उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें शुरू के दिनों में तो ठीक ठाक जा रही थी,
लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, ऑर्फनेज जो है ना उसको चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, फंड्स की कमी हो रही थी, अकाउंट में बहुत पैसे नहीं थे, बहुत इनको प्रॉब्लम हो रही थी। हालत यहाँ तक हो गई थी कि इनको चंदा ले लेकर के जो है ना किसी तरीके से अपना काम बनाना पड़ रहा था। एक टाइम का खाना, एक दिन का खाना जो है कहीं से बन जाए, जुगाड़ हो जाए, उसके लिए जो है इनको चंदा मांगने की नौबत आ गई थी। मतलब इनके बहुत बुरे हालात यहाँ पे चालू हो गए थे। लेकिन असल जो है वो प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम इससे बढ़ के भी आ गई थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जब ये चीज़ें होने लग रही थी ना, उसी के कुछ दिनों बाद, हार्डली 2-3 दिन बाद जो है, रात को आवाज़ें आती हैं। सिर्फ दरवाज़ा नॉक करने की नहीं आती है, धाम धाम कोई दरवाजा से ठोक रहा है वहाँ पे, बहुत तेज तेज पीट रहा है। सब पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बच्चे डर के उठ जा रहे हैं वहाँ पे। कहीं पे देख रहे हैं कि कुर्सी जो है उसको उल्टा के रखी हुई है वहाँ पे, कहीं पे जैसे कि सामने जो है यहाँ पे प्लेट्स वगैरह रखी हैं, चम्मच रखी हैं, तो एकदम से किसी ने जैसे हाथ मारा हो और एक साथ सारी चीज़ें टूट गई हों, गिर गई हों नीचे, इस तरीके से आवाज़ हो रही थी। और इसकी वजह से क्या था कि वहाँ पे डर का माहौल बनने लग गया था पूरे ऑर्फनेज में। तो सुशीला मैडम जो थी, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि बगल में ही कॉलेज है, तो कॉलेज मैनेजमेंट से थोड़ा बात करते हैं और उनको जो है बोलते हैं कि भाई थोड़ा जो है बच्चों को थोड़ा वहाँ पे रख लें। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा बच्चे डर गए हैं, यहाँ पे बच्चे रहना नहीं चाह रहे हैं। ये चीज़ कम से कम 3-4 रातों से चल रही थी और बच्चे अब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, और बच्चे नहीं, स्टाफ भी यहाँ पे डरा हुआ है। और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे बच्चे या स्टाफ किसी की जान पे बनाए। मीनवाइल उन्होंने क्या किया था ना, उनके एक बहुत सिद्ध पुरुष वहाँ पे हैं जो हरिद्वार में रहते थे, तांत्रिक लाइन में थे वो भी। तो उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया था, उनको चिट्ठी लिखी, बोला कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, मुझे आने में जो है ना 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं कहीं पे एक विजिट में मैं गया हूँ, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो तब तक जो है आप अपना रहने वहने का कहीं पे और आप जुगाड़ देख लीजिए, जब मैं आऊँगा तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई हम वैसे करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए जो है वहाँ पे जो मैडम थी वो कॉलेज मैनेजमेंट के पास जाती हैं और जाके बोलती हैं कि मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं यहाँ पे, और हमने जो पंडित जी जिनको हमने बोला हुआ है तो वो भी आने में 1 हफ्ता अभी लेंगे, इसलिए तब तक जो आप यहाँ पे इनको रख लीजिए। तो कॉलेज मैनेजमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, हम ये रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी बच्चों के पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अभी हॉस्टल में अभी कोई बच्चे हैं नहीं यहाँ पे, सभी अपने घर जा रखे हैं। तो आप यहाँ पे आराम से इत्मीनान से रह लीजिए, बुला लीजिए बच्चों को, स्टाफ को यहाँ पे बुला लीजिए। तो फटाफट सारे बच्चे वहाँ पे चले गए, स्टाफ भी वहाँ पे चला गया। 1 हफ्ते जो है वहाँ पे चले तो गए। अच्छा, जब ये लोग वहाँ पे थे ना, उस कॉलेज में, हॉस्टल में जब ये थे, तो जैसे कि अगर ये यहाँ पे इनका अनाथालय है, तो यहाँ साथ में इनका कॉलेज था। तो रात के टाइम पे ना इनको वहाँ से आवाज़ सुनाई देती थी, चिल्ला रहा है कोई, मर्द के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी चीज़ें तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है। अब सोच रहे हैं वहाँ पे कि यार अब तो यहाँ पे हम सारे इधर आ गए हैं, तब भी वहाँ पे कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है, क्योंकि जितने भी स्टाफ के हो गए, बच्चे हो गए, जितने भी, सबके सब तो यहाँ पे हॉस्टल में आके रह रहे हैं, कॉलेज हॉस्टल में। तो वहाँ पे तो कोई है नहीं, हमने ताला भी लगाया है उधर, तो वहाँ पे कैसे सारी चीज़ें आवाज़ आ रही है। लाइट भी वहाँ पे जल रही है, जैसे लाइट कोई जला रहा है, बंद कर रहा है, और कभी हो रहा है कि एक साथ सारी लाइटें जल रही हैं, एक साथ सारी लाइटें ऑफ हो रही हैं, ऐसे था। तो इतने में क्या होता है, 1 हफ्ते का टाइम यहाँ पे बीत गया और ये जो पंडित जी है वो वापस यहाँ पे आते हैं, मतलब पंडित जी जो है वहाँ पे इनको बुलाया गया था, तो ये आते हैं उधर, आके इनसे मिलते हैं और इनको कहते हैं कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, वो जो इनका जो ऑर्फनेज है वहाँ पे हम जाते हैं और एक रात हम वहाँ पे रुक के देखते हैं क्या रहता है, और आप में से जो है कुछ स्टाफ मेंबर भी हमारे साथ आ सकते हैं। बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं, बच्चों को आप वहीं पे रखिए, स्टाफ मेंबर कोई हमारे साथ यहाँ पे आ जाए। तो 2-3 स्टाफ मेंबर थे मेल, और 3 मेल थे और 3 फीमेल स्टाफ थी। तो उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत यहाँ पे दिखाई तो आ गए। उन 3 मेल स्टाफ में इनके नाना जी भी थे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके नाना जी भी उसमें थे। तो इन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बाबा हैं, बहुत मतलब 5वें बाबा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो इनके साथ अगर रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चले गए वहाँ पे, इनके वहाँ गए तो इनको क्या हुआ, एक रूम वहाँ पे दे दिया गया उनको कि महाराज आप यहाँ पे इस रूम में आप चले जाइए और बाकी हम यहाँ पे अपने रूम में रह लेंगे यहाँ पे। अच्छा, स्टाफ भी क्या था ना कि ठीक है, आप बेशक यहाँ पे एक बहुत सिद्ध पुरुष यहाँ पे हैं, लेकिन डर होता ही है। तो तीनों जो मेल मेंबर्स थे वो एक रूम में चले गए, वहाँ पे सिंगल रूम का था वहाँ पे, लेकिन तीनों मेल मेंबर कैसे कैसे वहाँ पे एडजस्ट करके वहाँ पे रात को स्टे कर गए। और सेम काम यहाँ पे फीमेल स्टाफ ने भी किया था कि वो भी जैसे तैसे करके वहाँ पे रुक गए। अच्छा, इनको क्या करा कि इनको बाबा जी को वहाँ पे जब लेके गए रूम में,
तो उनके जाके वहाँ पे कहा कि यहाँ पे आपका बेड है, ये सब कुछ है यहाँ पे, और ये टेबल पे ये पानी के गिलास वगैरह सब यहाँ पे रखा है, पानी यहाँ जग में रखा है, तो अगर इनके आपको रात को प्यास वस लगती है तो आप पी लीजिएगा। ताकि ठीक है। अब वो ज़्यादा रुकते नहीं वहाँ पे, मतलब कि उनको बोल देते हैं कि बाबा जी बोल देते हैं कि अच्छा आप एक काम कीजिए, अभी आप लोग अभी जाइए, आप रूम में आराम से सो जाइए, कल सुबह जो है हम मुलाकात करेंगे यहाँ पे। एकदम से थोड़ा जल्दी जल्दी में उन्होंने बोल दिया। स्टाफ वो सोचने लगा कि यार ये इतनी जल्दी में हम भगाने में क्यों लगे यहाँ पे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, शायद बाबा जी आए हैं दूर से, थके हुए होंगे, शायद इस वजह से बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं, माइंड नहीं किया, चले गए वहाँ पे। अब रात को लेट नाइट लगभग कोई 2-3 बजे का टाइम रहा होगा, अचानक से बहुत तेज आवाज आती जैसे कि कोई किसी ने कुछ गिराया हो। उठ के आए सारे वहाँ पे, कहा कि भाई क्या गिरा है, क्या गिरा है, क्या गिरा है यहाँ पे। देखा कि जो फीमेल स्टाफ जहाँ पे सोए हुए थे ना, जिस रूम में, उस रूम के बाहर वो एक पानी का जो जग होता है और गिलास है वो वहाँ पे गिरा हुआ था। ये शोर सुन के जो है बाबा जी भी उठ के वहाँ पे आए। अभी बोले कि भाई हमारे रूम में तो था, हमने तो अंदर से लॉक किया, तो कोई जगह भी नहीं था, तो ये हमारे जो रूम का जो पानी है जग गिलास जो है ये बाहर कैसे गिरा यहाँ पे है। आवाज़ सुन के लोग वहाँ पे मतलब बोले कि भाई ये कैसे यहाँ पे गिर गया। तो बाबा जी क्या करे ना, जहाँ पे फीमेल स्टाफ का दरवाजा था ना, मतलब उधर के फीमेल स्टाफ जहाँ पे थी, तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे मुस्कुरा के उनको ऐसे बोले कि कोई बात नहीं, चले जाओ आराम से सोने के लिए, तुम टेंशन मत लो, कल सुबह बात होगी, ठीक है, फिक्र मत करो, आपकी प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब उनकी बातों में इतना रिलैक्सेशन था कि उनकी बात पे विश्वास करके ये लोग चले जाते सोने के लिए वापस। एक होता है ना, एक सूदिंग वॉइस होती है किसी की, जब कोई बोलता है इंसान तो आपको एक डर आपका थोड़ा कम हो जाता है। मैं नहीं कहता कि खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो चले गए वापस। अगली सुबह क्या होता है, इन्होंने एक पूजा रखी वहाँ पे, और उस पूजा में बाबा जी थे, स्टाफ था, और ऑर्फनेज के बच्चे वहाँ पे थे। तो उन्होंने सारी पूजा वूजा वहाँ पे करी, और पूजा करने के बाद जो है इन्होंने एक छोटा सा एक भंडारा टाइप जैसे रहता है, तो उन्होंने वहाँ पे किया। और करने के बाद इन्हें स्टाफ को कहा कि एक बार जब ये हो जाए ना, आप शाम को जरा मुझसे मिलिएगा। स्टाफ को भी कहा, और वो मैडम जो है उनको भी बोला, सुशीला मैडम को, कि एक बार आप ज़रा मिलेगा, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है। कि इनको क्या बात अभी करनी होगी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, शाम का वक्त आता है और मैडम और जो स्टाफ है वो आके इनसे मिलता है। तो बाबा जी पूछते हैं कि मैडम एक बात बताइए, आपके ऑर्फनेज में क्या कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है कुछ अभी। कहा कि बाबा जी हाँ चल तो रही है, आपको कैसे पता। बाबा जी कहते कि बताता हूँ अभी। अब ये भी बताइए कि क्या कोई अभी कुछ ज़मीन का कुछ मामला वामला कुछ चल रहा है यहाँ पे, कि किसी बिल्डर की नज़र है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। कहा कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ऐसा। कहा कि अच्छा ठीक है। और वो कहते हैं कि आप एक अभी जो है आप मेरे साथ चलिए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इनका ना एक स्टोर हाउस वहाँ पे रहता है कहीं पे, तो उसी ऑर्फनेज में, तो वहाँ पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि एक पुराना सा एक अलमारी वहाँ पे रखा, कि इस अलमारी के अंदर जो है ना, पहले नंबर का जो दराज है, ड्रॉयर, उसको आप खोलें, उसमें आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। अरे ठीक है, गए वहाँ पे जाके, वो दरवाजे अंदर अंदराज जो होता है ड्रॉयर उन्होंने खोला, उसमें से एक फ़ाइल निकाली, फ़ाइल लेकर के सामने है। बाबा जी ने पूछा कि क्या इस फाइल में है। तो कहा कि इसमें तो दूसरे बैंक की, मतलब इनकी 2 बैंक थे, इनको पता नहीं था कि जो चेयरमैन जो थे पिछले वाले सतीश जी, तो 2 बैंक में अपना पैसा रखे थे, इनको खाली एक ही का पता था, उसमें फंड्स कम थे इनके। कहा कि दूसरा बैंक भी है यहाँ पे, और इसमें लाखों लाखों रुपए पड़े हुए हैं। अब 70s का टाइम है, हाँ, लाखों रुपए उस टाइम पे करोड़ों वाली बात होती थी वहाँ पे। इतने में आप आराम से ऑर्फनेज चला सकते हैं। ये था, फंडिंग की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो गई। कहा कि भाई हमें तो इसका पता ही नहीं था, हमने तो बहुत जगह ढूंढा था यहाँ पे जी, और ये अलमारी पुरानी देख करके हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढा नहीं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट फाइल कोई ऐसी जगह पे नहीं रखेगा। कहा कि बाबा जी आपको इसका कैसे पता चला, आप तो पहली बार यहाँ पे आए हैं। कहा कि कोई बात नहीं, अभी मैं आपको और बातें अभी बताता हूँ। आप एक काम करें, जरा नीचे वाला जो ड्रॉयर है ना, 2nd नंबर का, उसमें एक काले रंग की एक फाइल होगी, उसको आप जरा निकालें। ठीक है, जाते फटाफट गए वहाँ पे, जाके निकाला तो देखा कि वहाँ पे जो ज़मीन की जो रजिस्ट्री थी ना, जिस ज़मीन पे ऑर्फनेज बना था, उसके रजिस्ट्री के वहाँ पे कागजात वहाँ पे थे, डॉक्यूमेंट्स। बाकी सर ये तो मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई है कि बाबा जी ये तो मतलब कि ये तो जो बिल्डर जो भी नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं, ये तो उनके मुंह पे एक तमाचा वाले काम करेगा यहाँ पे। तो
कि बाबा जी आपको इसका कैसे पता चला? लेकिन रुको, एक और चीज़ है। कहा कि अब आप एक काम करें, दराज के साइड वाले में जो है ना, वहाँ पे थोड़ा एक जगह है, तो उसमें आप ज़रा देखें, वहाँ पे एक फ़ाइल और होगी वहाँ पे, उसको भी आप निकालें। कहीं फटाफट जाके फ़ाइल निकाली, वहाँ पे देखते हैं कि उसमें ITR, इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, जितने भी साल हो गए जब से ऑर्फनेज शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक का, यहाँ तक कि इस साल का जो होगा ना, मतलब जो भी साल चल रहा होगा उसका भी एडवांस में पेमेंट करके गए हैं वहाँ पे। तो इनको फ्यूचर में कभी अगर ITR फाइल करना होगा तो उसमें बहुत हेल्प उनको मिल जाएगी जी। तो उनकी जो तमाम जो प्रॉब्लम थी वो सारा उस कबर्ड से उनका सॉल्व हो गया वहाँ पे। अब बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप ये बताइए कि आपको ये सब चीज़ों का पता कैसे चला यहाँ पे। अब यहाँ पे सस्पेंस खुलता है जी। मैंने आपको बताया था ना कि जब मेल स्टाफ जब इनको उनके रूम तक छोड़ने आया था बाबा जी को, तो उन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी में इनको भेज दिया था कि ठीक है आप लोग अभी जाइए, मैं अपना जो है यहाँ पे अभी रेस्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या था कि जैसे ही बाबा जी उस रूम में घुसे थे ना, वो रूम पता है किसका था? वो रूम था जो सतीश जी जो थे ना, उनका रूम था वो। जो सतीश जी जो पुराने जो ओनर थे ना, जिनकी डेथ हो गई थी, वो उनका रूम था। और जब वहाँ पे गए तो उनको वहाँ पे ना किसी की मौजूदगी का उनको एहसास हो गया था। को दिखा होगा वहाँ पे, दिखा वहाँ पे किसकी मौजूदगी, उनको लग रहा था कि कोई तो है वहाँ पे, लेकिन वो बता के डराना नहीं चाहते थे उनको, इसलिए। और ये चाहते नहीं थे कि भाई कहीं इन पे कुछ अटैक वटैक ना कर दे, क्योंकि उनको नहीं पता कि भाई वो आत्मा जो है, जो भी है साया जो भी है, वो इन कैसी होगी, अच्छी होगी बुरी होगी क्या होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी इनको कुछ बताऊंगी, इनको अभी फटाफट भेज देता हूँ कि ये रूम में जाए। वहाँ पे गए, उसके बाद ये अपना सोने चले गए थे वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि वो जो शेडो जो भी थी, एक आकार जो था, आत्मा जो थी, वो जब उनके पास आती है तो पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये सतीश जी की आत्मा थी यहाँ पे। ये ओनर थे जिनकी आत्मा वहाँ पे थी। अब इनसे पूछा कि भाई आप कौन है, क्योंकि ये तो जानते नहीं थे कि भाई ये कौन है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं सतीश हूँ, मेरा नाम सतीश है और मैं यहाँ का ओनर था और मेरी डेथ जो अभी कुछ टाइम पहले भी हुई है। तो इन्होंने कहा कि क्या आप ही हैं जो इनको परेशान यहाँ पे कर रहे हैं? कहा कि हाँ मैं परेशान कर रहा हूँ इनको यहाँ पे। कहा कि आप क्यों परेशान कर रहे हैं उनके यहाँ पे? आपकी मौत हो चुकी है, आपने अपने पार्थिव शरीर को जलते हुए देखा है, तो आपको तो अपने जो जर्नी होती है आफ्टर लाइफ की, आपको तो उसमें निकल जाना चाहिए था, आप यहाँ पे क्यों हैं? तो कहा कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझसे जो है ना इनकी हालत देखी नहीं जा रही है। अच्छा। बहुत बुरे हालात में ये लोग चल रहे हैं और इनको जो है ना मैं इशारों से बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग मेरी बातें तो सुन नहीं सकते, इसलिए इशारे से मैं इनको बता रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ पे कि भाई आपका जो है यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं, इनके लिए पैसे मैंने जमा करके रखे हैं, तब भी जो ये लोग चंदा वहाँ पे मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो कहा कि लेकिन जो भी हो ये तरीका ठीक नहीं है, प्लस आप एक आत्मा बन चुके हैं यहाँ पे, आप मर चुके हैं, तो आप इस दुनिया की नहीं हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो है आप शराफत से चले जाइए आफ्टर लाइफ के लिए, या तो कल तो जो है मैं यहाँ पे पूजा करने वाला हूँ, तो उसमें जो है मैं पूजा जो करूँगा ना, उसमें आपको थोड़ी सी कष्ट, थोड़ी सी पीड़ा आपको होगी और तब आपको यहाँ से मजबूरन जाना ही पड़ेगा, आपके पास तब कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो थोड़ा गुस्से में आ गया, लेकिन भी मैं बताता हूँ, मेरे को ऐसा धमकी दे रहे हो ना आप, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो क्या करता, आप आत्मा के लिए क्या दरवाज़ा क्या दीवार, उसको थोड़ी खोलना पड़ेगा, तो आर पर जा सकता है। वो फटाफट वो आर पर जाता है, वो फीमेल स्टाफ के जो रूम होता है ना, वहाँ पे जाके वहाँ से जगह उठा के लाता है और वही उसको पटकता है। और वो देख करके जो है वो बाबा जी आते हैं बाहर, आवाज़ वो गिर गया वहाँ पे, फिर सारे स्टाफ वहाँ पे इकट्ठा हो गए, ये भी बाहर आते हैं। और बाहर आके जब मुस्कुरा रहे थे ना, तो मुस्कुरा सिर्फ स्टाफ ले नहीं रहे थे, वो उस सतीश की आत्मा को देख करके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो भी वहाँ पे मतलब ऐसे बोल रहा था कि देखा मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, देखा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वो उनको डराने की कोशिश कर रहा था। अभी तो बाबा हैं, ये कहाँ डरेंगे, इसलिए उनकी जो स्माइल निकली थी, इसलिए स्माइल उनकी निकली थी। वो स्टाफ ने थोड़ा उनको अदरवाइज ले लिया, उनको लगा कि भाई ये लगता है कि हमें रिलैक्स करने के लिए हमें स्माइल यहाँ पे कर रहे हैं। कहा कि नहीं नहीं, मैं इनको यहाँ पे बुलाना चाह रहा हूँ, भाई तुम आ जाओ यहाँ पे। हम लोग उनको बोला भी कि भाई तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो तुम, ठीक है। तो उनको यहाँ पे बुलाया था। ये स्टाफ तो अपना रूम में चला गया, इनको अपने रूम में लेकर के आए, बुलाया इनको, तो आए तो बोला कि देखो ये बताओ तुम इनकी मदद कैसे करना चाहते हो, पहले ज़रा मुझे ये समझाओ। तो कहा कि इनको जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पुराना जो स्टोर रूम है उसमें एक कबर्ड है,
उसकी ये दराज में ये वाली फाइल मिलेगी, इसमें ITR मिलेगा, इसमें आपको दूसरे बैंक अकाउंट में इसमें मिलेगा, आपको पासबुक वगैरह जो है वो सब आपको मिलेगा, उसमें आपको ज़मीन के जो कागजात हैं रजिस्ट्री के वो सब आपको मिलेंगे। तो इससे इनकी सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो सकती हैं। अब ये बात इनको समझ में आ नहीं रही यहाँ पे, तो भाई कोई बात नहीं, मैं ये सारी बातें जो है मैं इनको कल बता दूंगा। आपने मुझे बता देना, मैं इनको बता दूंगा, आप फिक्र ना करें। बस अभी जो है आप यहाँ से चले जाइए, मैं वादा करता हूँ कि मैं इनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके जाऊँगा, उसके बगैर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। इस आश्वासन पे जो है ना ये चले गए, सतीश जी जो है वहाँ से चले गए। अब ये सारी बातें उनको बताई वहाँ पे, और बताया, मतलब ये सोच में पड़ गए कि सतीश जी जो है मरने के बाद भी, देखो मतलब कि सतीश जी बच्चों को लेकर के, स्टाफ को लेकर के कितने ज़्यादा मतलब वो चिंतित थे कि मरने के बाद भी वो हमारे लिए यहाँ पे थे। हमें लग रहा था पता नहीं कोई बुरी आत्मा यहाँ पे होगी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रही है, लेकिन ये तो उल्टा हमारी हेल्प करना चाह रहे थे। और तांत्रिक जी के थ्रू जो है हमें सारी बातें यहाँ पे बताई। तो फिर बाद में जो है इनका सारा जो भी फंडिंग का प्रॉब्लम था, ITR का, ज़मीन का, वो सारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये करके फिर बाबा जी चले गए। तो इस स्टोरी से ये मैसेज ये जाता है कि हर आत्मा जो है, जैसे कि आपने बहुत सारे अपनी कहानी सुनी होंगी जिनमें आत्मा जो है वो बुरा काम करती है, परेशान करती है, उनको मतलब नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन हर आत्मा ऐसी नहीं होती है। उनका तरीका हो सकता है शायद बुरा हो, उनका तरीका हो सकता है शायद अनयूजुअल हो, लेकिन वो कई बारी जो है ना वो आपका भला चाहती है, क्योंकि वो उस तरह से इस दुनिया के जो नियम होते हैं, किसी चीज को टच करना, उसको मूव करना, वो क्योंकि अब मटेरियल नहीं है, वो चीजों को टच करना, छूना, वो शक्ति जो एक इंसान के पास होती है वो है नहीं। तो उनसे जो कुछ भी बन पड़ता है वो करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू टेक योर अटेंशन। बस वो अटेंशन सीख करना चाहते थे यहाँ पे, यही चीज़ थी। और जब तांत्रिक जो है ना, जैसे कि हम बहुत दिखते हैं न्यूज़ में कि तांत्रिक जो है वो किसी के ऊपर भी बोलते थे कि इसके ऊपर भूत आया है, और उस पर तरह तरह के टॉर्चर करते रहते हैं। यहाँ पे जो तांत्रिक जो हैं, इस कहानी में भी तांत्रिक जो है वो यहाँ पे एक अच्छे तौर पे यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो मैं इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में भी अच्छे तांत्रिक होते थे जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करते थे। हर तांत्रिक बुरे नहीं होता था, और आज भी होंगे, यकीनन आज भी बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई हम यहाँ पे जन कल्याण के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आज का जो ज़माना है वो मार्केटिंग का ज़माना है, और लोग क्या करते हैं कि आप देखेंगे ना, जिसका जितना ज़्यादा नाम हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है उसने कुछ उल्टे सीधे काम किए होते हैं। और जो लोग बहुत मतलब अच्छा काम करते हैं ना, वो बेचारे एकदम कहीं किसी गुमनामी में रहते हैं, कहीं किसी कोने में गुमनामी में रहते हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन वहाँ पे दे रहे हैं, और पैसे वैसे कुछ नहीं मांगते। कहते हैं कि भाई कुछ नहीं, आप प्रसाद दे देना, यहाँ पे मेरे नाम का प्रसाद चढ़ा देना, या मैं सिर्फ यहाँ पे 1 रुपये में आपसे लूँगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो आपकी हेल्प करेगा वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, और जो आपसे पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है वो यानी कि आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। कितनी सही बात कही कौशिक जी। एक और चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले थे, छोटा सा, वो कुछ मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैंने सोचा था कि अगले सेशन के लिए रखेंगे, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। कुछ बुराड़ी केस जो हुआ था उसको लेकर आपके पास कुछ इनपुट्स है, आपको वो चीज़ें लगती हैं, तो वो थोड़ा सा बताएं, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। बुराड़ी केस जो है, मुझे लगता है कि दिल्ली का सबसे हॉन्टेड केस ये है रिसेंट टाइम्स में। मतलब वैसे देखिए तो बहुत सारी केसेस निकल के आ सकती है, बट रिसेंट टाइम्स से पिछले 8-10 सालों का ये एक बहुत ही हॉन्टेड केस है, बहुत ही जाना माना केस है। इसमें बहुत तरह तरह की थ्योरीज निकल के आई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 11 लोग जो थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें 11 मेंबर्स तो वहाँ के थे, और वहाँ पे उन लोगों ने किया था जी, ठीक है। और बहुत तरह की वहाँ पे चीज़ें थी, जैसे कि 11 पाइप वहाँ पे थे, और बहुत मतलब 11-11 का नंबर वहाँ पे बहुत निकल के आ रहा था। और उनमें जो छोटे बेटे जो थे ललित, वो क्या करते हैं कि वो एक डायरी मेंटेन करते थे जी, और उसमें वो कहते थे कि मेरे अंदर मेरे पापा आते हैं, और ये सारी चीज़ें उनसे करवा रहे थे। मुझे जो लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पापा उसमें नहीं आते थे, बल्कि कोई एक डार्क एंटिटी होगी जो वहाँ पे आके उनके सोल्स को क्लेम करना चाहती थी। और क्लेम करने का मतलब क्या? अपना बनाना चाहती थी? अपना बनाना चाहती थी, गुलामी में जैसे लेना चाहती थी कि भाई उनसे जो भी बुरे काम हो वो करवा सके। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी चाहे जीता जागता इंसान हो, चाहे कोई भी हो,
वो किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चों की बलि नहीं लेगा। बिल्कुल। अगर वाकई उनके पापा वहाँ पे आए थे तो वो उनकी बलि नहीं लेते हाँ। हैं। उनको क्यों चाहेगा कि उनकी अच्छी खासी जिंदगी खत्म हो। इतनी अंडरस्टैंडिंग रहती है वहाँ पे कि भाई ठीक है, मैं मर चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं मरने के बाद भी इनके साथ यहाँ पे हूँ, इनका मैं भला करता रहूँगा। असल में क्या होता है ना कि जो डार्क एंटिटीज जो आती है ना वहाँ पे, वो क्या करती है कि आपका भरोसा जीतने के लिए पहले आपको बहुत फायदा पहुँचाती है। आपको पैसे से बहुत साउंड करती है, क्योंकि अगर आप उसमें जाएं, केस में अगर आप जाएं, तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी पहले। इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम थी, और आई थिंक उनकी एक बेटी भी कोई थी जो जो थी उनमें, तो उनकी बेटी जो थी उनकी भी शादी कहीं हो नहीं रही थी, उनकी जॉब भी कहीं लग नहीं रही थी, तो हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उस सो कॉल्ड डार्क एंटिटी की जब यहाँ पे मतलब सो कॉल्ड पापा की जब यहाँ पे उनकी एंट्री होती है, तब जो है वहाँ पे इनके सितारे जो हैं वो घूमने लगते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि उनके जो छोटे बेटे जो ललित जो है ना, वो एक एक्सीडेंट की वजह से वो बोलने में प्रॉब्लम उनको हो रही थी। ठीक है, मतलब कि गूंगे जैसे वो हो गए थे वहाँ पे। लेकिन एक दिन जो है वो अचानक से बोल पड़ते हैं, कोई मेडिकल कुछ भी नहीं, अचानक से वो बोल पड़े। ऐसा इतना होता नहीं है, बहुत मतलब लाखों में शायद जाके एक कोई केस होता होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ऐसा तो कभी होता नहीं है कि एक जो किसी वजह से कोई गूंगा जो था वो अचानक से बोल पड़ा हो। वो बोल पड़े वहाँ पे और वो क्लेम करने लगे कि मेरे अंदर मेरे पापा आते हैं। और इस तरीके से जो है वहाँ पे फैमिली वालों को उसमें ढाल लिया, फैमिली वालों को यकीन दिला दिया कि देखो मतलब वाकई जो है मेरे अंदर पापा जी आते हैं। कि फैमिली में जो उनके जो दो सबसे छोटे उसमें बच्चे थे जो कि 13-14 साल के थे। सोचिए 13-14 साल के बच्चों से आप कैसे करवा सकते हैं जी। कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वो बच्चे जो थे वो भी वहाँ पे ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे जैसे क्योंकि पूजा हो रही हो वहाँ पे, और इन लोगों से भी आपने यहाँ पे करवा दिया इधर। अच्छा, तो आप देखिए कि ये इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे काम किया था कि धीरे धीरे 11 साल इनको लगा। 11 साल भी कोई छोटा मोटा टाइम नहीं हो। और आप देखिए कि अगेन 11 का भी नंबर यहाँ पे लग गया। ये सारी चीज़ें 2007 से शुरू होती है। 2007 से 2018 11 साल यहाँ पे हो जाते हैं, और 11 सालों में इनके साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रही और इनको यकीन दिलाया जाता रहा कि वाकई मेरे अंदर पापा आते हैं और आपको मतलब ये आपको फ़ायदा करा देंगे, वो फ़ायदा करा देंगे। बल्कि हो ऐसा गया था कि देखिए इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है ना कि जो बड़ा बेटा होता है उसको माना जाता है कि घर का जो करता धरता जो है वो वही होता है। लेकिन यहाँ पे छोटा बेटा था, वो सब कुछ था। वही सब कुछ था यहाँ पे। और बड़ा बेटा जो है वो उनकी बात मान भी रहा था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसको भी यकीन हो चला था कि हाँ वाकई जो है इसमें पापा आते हैं। और वो अपने मतलब वो पापा को बहुत लाडला भी था वो, इसलिए। अब आप ये देखिए कि अगर कोई सोल वहाँ पे आती है, आपने जैसे कंजूरिंग अगर आपने देखी हो, जी। इसको मैं थोड़ा सा कंजूरिंग से मैं जोड़ के देखूंगा बिल्कुल। कि कंजूरिंग में आप देखिए कि वहाँ पे जो बैटशेबा जो है वो क्या करती है कि उसके मरने के बाद उस प्रॉपर्टी में जो कोई भी वहाँ पे रहने आया उसने सबसे पहले मदर को वहाँ पे पोजेस किया, और मदर को पोजेस करके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उसके हाथों वहाँ पे मरवाया, और फिर बाद में खुद वहाँ पे कर लिया। इस तरीके से वो दो दो जाने वहाँ पे क्लेम करवाती थी। किसके लिए? शैतान के लिए, सैटन के लिए। वो ये सारी चीज़ें करती थी। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे भी होती हो? क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सैटन का रोल ज़रूर रहा होगा। कोई शैतानी ताकत आप बोल सकते हैं उनके साथ वहाँ पे लग गई। और आप देखें कि जो शैतानी ताकतें जो होती है ना वो आपको तब हिट करती हैं जब आप अपने सबसे वल्नरेबल पॉइंट में होते हैं, जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट। एकदम लोएस्ट पॉइंट में होते हैं। और इनका परिवार था बिल्कुल, वो हर एक पॉइंट को वो टिक कर रहे थे वहाँ पे, हर एक बॉक्स को वो वहाँ पे टिक कर रहे थे जहाँ जहाँ पे लगता है कि हाँ भी सैटर्न आके जो है इनकी ज़िंदगी में अब किसी भी रूप में किसी भी रूप में वहाँ पे आके इनको वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि यहाँ पे हुआ। और इस पॉइंट पे आके क्लाइमेक्स वही है जहाँ पे इन्होंने किया। इसको आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या फिर कई इस केस से जो ऑफिसर्स जुड़े होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल लेवल से भी बोलते हैं कि शायद वो दिमागी बीमारी थी उनको। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा। एक ये चीज़ तो मैंने आपको जो पीछे बताई पैरानॉर्मल वाला, एक तो वो है।
दूसरा जो मुझे लगता है वो ये है कि शेयर्ड साइकोसिस करके एक चीज़ होती है अच्छा। कि होता क्या है कि आप मेंटली आप कुछ फील कर रहे होते हैं और आपके साथ साथ क्या होता है कि आप अपने घर वालों को या अपने आसपास के लोगों को आप इस तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि वो भी जो है ना उस साइकोसिस में वो पार्ट ले लेते हैं वहाँ पे एक तरीके से। तो ये एक शेयर्ड साइकोसिस का भी यहाँ पे एक केस निकल के आ सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें थोड़ा सा पैरानॉर्मल वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा है। 60% हम कह सकते हैं कि इसमें पैरानॉर्मल का हो सकता है, 40% जो है हमने यहाँ पे शेयर्ड साइकोसिस की हम यहाँ पे बात ले सकते हैं। कौशिक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहानियाँ थी और ख़त्म करते करते कुछ चीज़ें हमने डिस्कस भी किया। और मुझे पता नहीं कैमरे पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कौशिक जी एक टीचर भी हैं, तो वो टच कहीं ना कहीं आ रहा था कि मेरे गुरुजी मुझे बैठ के कुछ समझा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतने धैर्य से इतने पेशेंस के साथ चीज़ों को समझा रहे थे ना, कसम से मज़ा आ गया। अब उम्मीद इतना करूँगा कि इन फ्यूचर किसी भी तरह की अच्छी कहानी, नई कहानी आए, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए, बस एक मैसेज डालिए। आप आस पड़ोस में हमारे रहते हैं, हम फिर से एक पॉडकास्ट के लिए ज़रूर बैठना चाहेंगे। एंड विद दैट नोट मैं अपने ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि आपके पास किसी भी तरह की स्टोरीज़ हों, आप चाहते हैं कि कौशिक जी किसी भी पॉडकास्ट या किसी भी शो में कवर करें, उनको ज़रूर उनके साथ शेयर करें। उनका इंस्टाग्राम, उनकी ईमेल आईडी, उनका यूट्यूब, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत 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 ज़्यादा प्यार दें इस वीडियो को। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। कौशिक जी को भी फॉलो करें, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। विद दैट नोट इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।